हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो सेकंड पेपर है, हिस्ट्री वाला जो पार्ट है, उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री में अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। और ये अगला टॉपिक है रूसी क्रांति और चीनी क्रांति। तो जो भी स्टूडेंट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री विषय से तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हिस्ट्री विषय के अन्य जो टॉपिक्स हैं उनकी क्लास भी हमने ले रखी है। देखिए, इन क्लासेस को लेने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपके जो सिलेबस है वो एक फास्टली तरीके से आप क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। वैसे तो देखिए, आपके पास खूब सारी अध्ययन सामग्री होगी भाई। लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो तो बहुत सारी जो गाइड्स हैं, बुक्स हैं, आप उनका अध्ययन कर सकते हो। लेकिन ये क्लासेज आपके लिए तब ज़्यादा फायदेमंद रहेंगी कि आपको कम समय में अपना फास्टली एक सिलेबस को क्या करना है, रिवीजन करना है। तो जितने भी स्टूडेंट नए इस चैनल पे, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और पुराने स्टूडेंट हैं जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं, वो लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लेलिस्ट में जाके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड पेपर हिस्ट्री पेपर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर आप सर्च करके और उसको क्लासेस को देख सकते हो। तो चलिए, वर्ल्ड हिस्ट्री में हम शुरुआत करते हैं। आज का जो चैप्टर है, चैप्टर टॉपिक मान लो, कुछ भी मान लो आप इसे, रूसी क्रांति और चीनी क्रांति के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रूसी क्रांति के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हम रूसी क्रांति, रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। और इसका जो समय है वह है 1970, 1917 का इसका समय है। सबसे इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो रूस में 1917 की क्रांति विश्व इतिहास की सबसे प्रभावशाली घटनाओं में से एक थी। यानी जो रूसी क्रांति है वो विश्व के इतिहास में जो प्रभावशाली घटनाएं हुई हैं उनमें एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह दो चरणों में घटित हुई, फरवरी क्रांति और अक्टूबर क्रांति। यानी इसके कितने चरण हैं? दो चरण हैं। एक है फरवरी क्रांति का और दूसरा है अक्टूबर क्रांति। इस क्रांति के फलस्वरूप रूस में जारशाही शासन का क्या होता है? अंत होता है। और साम्यवादी सरकार की क्या होती है? स्थापना होती है। तो जारशाही शासन को समाप्त करके रूसी क्रांति के माध्यम से साम्यवादी सरकार की क्या कर दी जाती है? स्थापना कर दी जाती है। अब हम बात करें कि रूसी क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे। तो देखिए, पहला जो प्रमुख कारण है वह राजनीतिक कारण है। राजनीतिक कारण में सबसे पहली बात ये थी कि जार निकोलस द्वितीय का निरंकुश शासन। यानी रूसी क्रांति होने से पहले वहां पर जो उस क्षेत्रफल पर जो राज करने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम था, उस राजा का नाम था जार निकोलस द्वितीय। और वह निरंकुश तरीके से शासन करता था। जनता को बहुत ज्यादा क्या करता था? परेशान करता था, प्रताड़ित करता था। जनता को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं थे। अब राजनीतिक अधिकार जनता को कोई प्राप्त नहीं थे, तो जनता में एक रोष व्याप्त हो गया। उस रोष के कारण रूसी क्रांति क्या हुई? शुरू हुई। राज्य सभा ड्यूमा केवल नाम मात्र की थी। यानी जो सभा थी वो ड्यूमा के नाम से जाना जाता था। जैसे हमारे भारत में संसद है, उसी तरह से रूस में जो सभा थी वो राजा के अंतर्गत कार्य करती थी। तो वो एक नाम मात्र की सभा थी, जनता की भलाई का कोई भी कार्य नहीं करती थी, जिसके कारण रूसी क्रांति क्या हुई? प्रेरित हुई। अगले जो कारण है, दूसरा प्रमुख कारण है आर्थिक कारण। दूसरा प्रमुख कारण कौन सा है? आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्या था? विशाल कृषि प्रधान देश, यानी रशिया जो है, रूस जो है, वो एक बहुत बड़ा कृषि प्रधान देश देश था। परंतु किसानों की स्थिति बहुत क्या थी? अत्यंत दयनीय थी। यानी कि किसान जो है वो खूब सारी पैदावार करते थे और अन्नदाता थे, अन्न उगाते थे, लेकिन वही सबसे ज़्यादा दयनीय स्थिति में थे। तो किसानों ने सोचा कि भाई, इस तरह से तो हम ज़्यादा प्रताड़ना सहन नहीं कर सकते। औद्योगिक मजदूरों का क्या होता था? शोषण होता था। भुखमरी, महंगाई, बेरोजगारी से जनता क्या हो चुकी थी? परेशान हो चुकी थी, जिसके कारण रूसी क्रांति क्या होती है? प्रेरित होती है। तीसरा जो कारण है वह है सामाजिक कारण, कि भाई सामाजिक असमानता के कारण भी रूसी क्रांति क्या होती है? प्रेरित होती है। कुलीन वर्ग को विशेष अधिकार प्राप्त थे, लेकिन आम जन को, सामान्य जनता को कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे। किसान और मजदूर शोषित और उपेक्षित महसूस करते थे। जो भी किसान थे, मजदूर थे, वो अपने आप को कैसा महसूस करते थे? शोषित महसूस करते थे, उपेक्षित महसूस करते थे। धर्म और जाति के आधार पर उनके साथ क्या जो आम जन था, सामान्य जनता थी, उनके साथ क्या किया जाता था? भेदभाव किया जाता था। उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में उनको बांट दिया गया। उच्च वर्ग के लोग अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे और निम्न वर्ग के लोगों को क्या करते थे? वो प्रताड़ित करते थे। उसके कारण भी रूसी क्रांति क्या होती है? प्रेरित होती है। अगला जो
चौथा प्रमुख कारण है वह है प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव। प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के कारण भी रूसी क्रांति प्रेरित होती है। कैसे प्रेरित होती है? युद्ध में रूस की हार ने सेना और जनता का क्या तोड़ दिया? मनोबल तोड़ दिया कि भाई युद्ध में जो रूस की क्या होती है, प्रथम विश्व युद्ध में हार हो जाती है तो उससे सेना टूट जाती है और जनता भी क्या परेशान हो जाती है कि भाई ये कैसा राजा है, हमें एक युद्ध भी नहीं जिता पाया या हम युद्ध में नहीं जीत पाए। खाद्यान्न और वस्त्रों की क्या होती है? भारी कमी हो जाती है। जब प्रथम विश्व युद्ध में जब युद्ध में सेना लड़ती है तो एग्रीकल्चर प्रभावित होती है और कपड़ों की भी क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो जनता पर क्या पड़ता है? भार पड़ता है। सैनिक और नागरिक दोनों ही क्या थे? त्रस्त थे। यानी जिन्होंने लड़ाई लड़ी वो भी परेशान थे और जो आम जनता थी वो भी परेशान थी। तो उसके कारण भी रूसी क्रांति क्या होती है? प्रेरित होती है। पांचवा जो प्रमुख कारण है वह है वैचारिक कारण। वैचारिक कारण मतलब कार्ल मार्क्स और लेनिन के समाजवादी विचारों का क्या होता है? प्रसार होता है। लोगों को इनके विचार जो है आकर्षित करते हैं, उसके कारण रूसी क्रांति क्या होती है? प्रेरित होती है। वॉल्शेविक पार्टी की क्रांतिकारी जो गतिविधियां थी उसके कारण लोग उस पार्टी से जुड़ते हैं और क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण जो है रूसी क्रांति के लिए क्या होते हैं? प्रेरित होते हैं। अखबारों, सभाओं और संगठनों द्वारा रूसी क्रांति का क्या किया गया? प्रचार प्रसार किया गया, जिसके कारण रूसी क्रांति क्या होती है? फैल जाती है और रूसी क्रांति शुरू हो जाती है। अगर हम शॉर्ट में जानना चाहें रूसी क्रांति में तो जारशाही जो निकोलस द्वितीय के अत्याचार के निरंकुश शासन के कारण रूसी क्रांति प्रेरित होती है। कृषि एवं औद्योगिक श्रमिकों की दुर्दशा के कारण रूसी क्रांति प्रेरित होती है। प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के कारण रूसी क्रांति जो है प्रेरित होती है क्योंकि उसमें जनता बहुत त्रस्त हो जाती है। मार्क्सवाद, कार्ल मार्क्स के विचार और लेनिन के विचारों के प्रभाव के कारण रूसी क्रांति प्रेरित होती है। रूसी समाज में असमानता, जमींदार, पूंजीपति और शोषित शोषित वर्ग जो था उनके बीच भारी अंतर के कारण रूसी क्रांति होती है। 1905 की असफल क्रांति, रक्त रंजित रविवार, ब्लडी संडे के असंतोष के कारण भी रूसी क्रांति क्या होती है? प्रेरित होती है। राजनीतिक दलों का उदय होता है। वोल्शेविक, लेनिन और मेंशेविक जो थे वो राजनीतिक दल क्या होते हैं? उदय होते हैं। उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण, लोगों के आकर्षण के कारण रूसी क्रांति क्या होती है? प्रेरित होती है, शुरू होती है। अब हम बात करें रूसी क्रांति की प्रमुख घटनाओं के बारे में। तो देखिए मैंने बताया था ये रूसी क्रांति जो है वो दो चरणों में होती है। पहली है फरवरी क्रांति, मार्च 1917 में। पेट्रोग्राड में मजदूरों की हड़ताल होती है और विरोध प्रदर्शन होते हैं और जार निकोलस जो है वो गद्दी से क्या कर देता है? त्यागपत्र दे देता है। और केरेंस्की के नेतृत्व में अंतिम सरकार की क्या होती है? स्थापना होती है। तो किसके नेतृत्व में? केरेंस्की के नेतृत्व में फरवरी क्रांति के दौरान अंतरिम सरकार की क्या होती है? स्थापना होती है। मजदूर हड़ताल करते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं और जार निकोलस द्वितीय जो है वो त्याग अपने पद से क्या वो दे देता है? त्याग दे देता है, हट जाता है, राजा का शासन हट जाता है। दूसरी क्रांति होती है अक्टूबर क्रांति, नवंबर 1917 में। बोल्शेविक दल के नेतृत्व में लेनिन ने सत्ता पर क्या किया? कब्जा किया। और इसकी एक विख्यात घटना है विंटर पैलेस पर हमला। विंटर पैलेस पर हमला किया जाता है और सत्ता पर क्या किया जाता है? अपना दबदबा बढ़ाया जाता है। लेनिन अपना दबदबा बढ़ा देता है और सोवियत सरकार का गठन होता है और साम्यवाद की क्या हो जाती है? घोषणा हो जाती है। तो इस घटनाक्रम को क्या किस नाम से जाना जाता है? अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है, जो कब घटती है? नवंबर 1917 में। रूसी क्रांति हो गई। अब रूसी क्रांति के बाद राजशाही जो शासन था वो समाप्त हो जाता है और उसके क्या क्या परिणाम रूस में आते हैं इनके बारे में यदि हम चर्चा करें तो राजशाही का अंत होता है। जार और उसके परिवार की क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। समाजवाद की क्या होती है? स्थापना होती है। लेनिन जो है वो साम्यवाद की घोषणा कर देते हैं, समाजवाद की स्थापना होती है। मजदूरों और किसानों की सरकार का गठन होता है। भूमि सुधार के नियम लाए जाते हैं। जमींदारों की जमीन किसानों में क्या कर दी जाती है? बांट दी जाती है। साम्यवाद भी कहता है कि भाई सत्ता पर और सभी संसाधनों पर सबका क्या होगा? समान अधिकार होगा। विश्व स्तर पर इसका प्रभाव पड़ता है। अन्य देशों में भी वामपंथी आंदोलन को क्या मिलता है? बल मिलता है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है यूएसएसआर की घटना। यूएसएसआर की जो स्थापना होती है, सोवियत संघ की स्थापना होती है 1922 में रूसी क्रांति के परिणाम स्वरूप। तो रूसी क्रांति के परिणाम क्या होते हैं? राजशाही का अंत होता है, समाजवाद की स्थापना होती है, भूमि सुधार होते हैं, विश्व स्तर पर अन्य वामपंथी आंदोलनों को बल मिलता है
और सोवियत संघ की क्या होती है, स्थापना होती है। ये सब क्या है, रूसी क्रांति के परिणाम हैं। अब हम बात करें कि रूसी क्रांति घटित होती है तो रूसी क्रांति का महत्व क्या है। यह विश्व की पहली समाजवादी क्रांति थी। रूसी क्रांति कैसी थी, विश्व की पहली समाजवादी क्रांति। इसने एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के आंदोलनों को प्रेरणा दी। तो एशिया में जो आंदोलन हुए उनको, अफ्रीका को, लैटिन अमेरिका के आंदोलनों को प्रेरणा दी रूसी क्रांति ने। विश्व की प्रथम सफल समाजवादी क्रांति भी इसको कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में साम्यवाद बनाम पूंजीवाद की प्रतिस्पर्धा इससे क्या होती है, शुरू होती है। और शोषित वर्गों के लिए ये प्रेरणा स्रोत बनती है, क्योंकि उनको भी सत्ता में और संसाधनों पर, देश के संसाधनों पर क्या मिलता है, अधिकार मिलता है। इसीलिए ये क्या हो जाती है, लोकप्रिय हो जाती है। अब रूसी क्रांति के बाद दूसरी जो महत्वपूर्ण क्रांति हुई वह है चीनी क्रांति, चाइनीज रिवॉल्यूशन 1949। ये 1949 में हुई। चीनी क्रांति के बारे में हम जानें तो चीनी क्रांति मुख्यतः दो प्रमुख चरणों में हुई। पहली है 1911 की क्रांति, चिंग राजवंश का अंत होता है। और दूसरी है 1949 की साम्यवादी क्रांति, माओ से तुंग के नेतृत्व में यह क्रांति होती है। तो इन चरणों के बारे में हम अलग से जानेंगे। चीनी क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे। चीनी क्रांति के प्रमुख कारण थे राष्ट्रीय पार्टी की विफलताएं। राष्ट्रीय पार्टी जो थी कुओमिंतांग की पार्टी थी, यह भ्रष्ट थी और पश्चिमी समर्थक थी। यानी पश्चिम की दुनिया की ये क्या थी, समर्थक थी, और ये भ्रष्ट पार्टी थी। देश के गरीब वर्गों की इसमें क्या की गई, उपेक्षा की गई। यही कारण है कि चीनी क्रांति जो है वो क्या होती है, प्रेरित होती है, शुरू होती है। दूसरा है कारण है किसानों की बदहाली। अधिकतर लोग किसान थे, चीन में भूमि रहित थे, उन पर अत्यधिक कर, उनका शोषण किया जाता था, और वह किससे परेशान थे, भुखमरी से परेशान थे। तो बताइए, इंसान जब भूख से परेशान होगा, उसका शोषण किया जाएगा, उस पर टैक्स लगाया जाएगा, भूमि पर उसका कोई अधिकार नहीं है, तो वो क्रांति नहीं करेगा तो क्या करेगा। तो जिसके कारण चीनी क्रांति क्या होती है, प्रेरित होती है। तीसरा कारण था चीनी क्रांति का जापानी आक्रमण 1931 से 1945 में। जापान के आक्रमण के खिलाफ केएमटी कमजोर साबित हुई। जो यानी कि वहाँ की जो पार्टी थी, राजनीतिक पार्टी, वो क्या होती है, कमजोर साबित होती है। कम्युनिस्ट पार्टी ने जापान के खिलाफ संघर्ष में नेतृत्व किया, और जिससे उसकी लोकप्रियता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी केएमटी जो पार्टी थी वो क्या होती है, कमजोर पड़ती चली जाती है, और कम्युनिस्ट पार्टी की लोकप्रियता धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। चौथा जो प्रभाव था वो मार्क्सवाद और लेनिन का प्रभाव। साम्यवादी के सिद्धांतों ने युवाओं और किसानों को क्या किया, आकर्षित किया। अभी मैं आपको बता रहा था कि साम्यवाद कहता है कि संसाधनों पर सभी लोगों का क्या होगा, अधिकार होगा। तो रशिया में साम्यवाद की स्थापना हो जाती है, तो उसके प्रभाव स्वरूप चाइना में भी, चीन में भी ये लोग समझते हैं कि भाई हमारा भी यदि सत्ता में प्रभाव होगा तो हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो मार्क्सवाद के सिद्धांत और लेनिन के विचारों से क्या होते हैं, प्रेरित होने के कारण चीनी क्रांति क्या होती है, शुरू होती है। पांचवा जो कारण है सशस्त्र संघर्ष और दीर्घकालिक रणनीति। माओ की गुरिल्ला युद्ध रणनीति कारगर साबित होती है। और लॉन्ग मार्च 1934 से 35 ने कम्युनिस्टों की दृढ़ता का प्रतीक बनकर जनता को क्या किया, प्रेरित किया। और एक लंबी रणनीति के परिणाम स्वरूप ये जो चीनी क्रांति है वो होती है, और अंतिम रूप से क्या होती है, सफल होती है। अगर हम शॉर्ट में समझना चाहें तो चीनी क्रांति के प्रमुख कारण क्या हैं। कुमिंटांग की असफलता, यानी केएमटी की असफलता के कारण चीनी क्रांति प्रेरित होती है। भ्रष्टाचार और विदेशी प्रभाव में रहती है ये। भूमिहीन किसानों की दयनीय स्थिति होती है। जापानी आक्रमण के कारण 1931 से 1945 तक जापान ने चाइना पर बहुत सारे आक्रमण किए, जिसके कारण चीनी क्रांति प्रेरित होती है। कम्युनिस्टों की लोकप्रियता, किसानों में समर्थन में, मतलब किसानों का समर्थन मिलता है, और कम्युनिस्ट विचारधाराओं को क्या मिलती है, बल मिलता है, और उनकी लोकप्रियता बढ़ती है, जिससे चीनी क्रांति शुरू होती है। सैद्धांतिक आधार मार्क्सवाद और लेनिनवाद के प्रभाव के कारण भी चीनी क्रांति क्या होती है, शुरू होती है। अब हम बात करें चीनी क्रांति की मुख्य घटनाएं। गृह युद्ध होता है 1945 से 1949 में, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी और केएमटी जो है आपस में गृह युद्ध के माध्यम से झगड़ते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। इसमें अंतिम रूप से विजय होती है कम्युनिस्ट पार्टी की। 1 अक्टूबर 1949 को बीजिंग में माओ से तुंग ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की क्या की, घोषणा की। तो पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक चाइना की
जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई? 1 अक्टूबर 1949 को माओ से तुंग ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की क्या की? स्थापना की। तो जो वर्तमान चाइना है उसका जो स्थापना है वो किसने की थी? माओ से तुंग ने की थी 1 अक्टूबर 1949 को। अब हम बात करते हैं चीनी क्रांति के परिणाम क्या होते हैं। राजशाही और पूंजीवादी शासन का क्या होता है? अंत होता है, क्योंकि साम्यवादी विचारधारा हावी हो जाती है और उसके कारण ये क्रांति होती है और सफल भी होती है। दूसरा है भूमि सुधार कार्यक्रम शुरू होते हैं। जमींदारों की जमीन जब्त करके किसानों में क्या कर दी गई? बांट दी गई। समाजवाद की स्थापना होती है। नारी सशक्तिकरण पर बल दिया जाता है। बाल विवाह और बहु विवाह पर क्या लगाई जाती है? रोक लगाई जाती है चाइना में। यह चीनी क्रांति के परिणाम का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। पांचवा है औद्योगिकरण और शिक्षा प्रणाली का क्या होता है? विकास होता है। यानी उद्योगों का विकास होता है और शिक्षा प्रणाली का भी क्या होता है? विकास होता है चीनी क्रांति के दौरान। तो ये चीनी क्रांति के क्या है? परिणाम है। राजशाही और पूंजीवादी शासन का अंत, भूमि सुधार कार्यक्रम होते हैं, समाजवाद की स्थापना होती है, नारी सशक्तिकरण होता है, बाल विवाह और बहु विवाह पर रोक लगाई जाती है, औद्योगिकीकरण और शिक्षा प्रणाली का क्या होता है? विकास होता है। अगर हम बात करें चीनी क्रांति का महत्व क्या है, तो एशिया की दूसरी सफल साम्यवादी क्रांति मानी जाती है चीनी क्रांति। चीन को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभारा चीनी क्रांति ने, और शीत युद्ध में चीन एक महत्वपूर्ण धुरी बना। तो चीनी क्रांति का महत्व क्या रहा? दूसरी सफल साम्यवादी क्रांति, एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में जो चीन है वो आगे बढ़ता है, और शीत युद्ध में चीन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अपनी, और अपने देश को क्या करता है? विकसित करता है। अब हम बात करें रूसी और चीनी क्रांति के तुलनात्मक अध्ययन करें, तो रूसी क्रांति की शुरुआत होती है 1917 में, विश्व की पहली साम्यवादी क्रांति है। और चीनी क्रांति की शुरुआत होती है 1949 में। रूसी क्रांति का नेतृत्व करते हैं लेनिन, और चीनी क्रांति का नेतृत्व करते हैं माओ से तुंग। इसका कारण क्या था? श्रमिकों और सैनिकों की दुर्दशा रूसी क्रांति का कारण थी, और किसानों और ग्रामीणों की दुर्दशा चीनी क्रांति का कारण बनी। इसका परिणाम क्या निकला? यूएसएसआर की स्थापना होती है 1922 में। 1922 में यूएसएसआर की स्थापना होती है, और पीपल्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना पीआरसी की स्थापना होती है चीनी क्रांति के दौरान। वर्तमान में जो चाइना का अस्तित्व है वो चीनी क्रांति का ही परिणाम है। विचारधारा मार्क्सवाद और लेनिनवाद विचारधारा से प्रेरित थी रूसी क्रांति, और चीनी क्रांति माओवाद यानी मार्क्सवाद का चीनी जो संस्करण है माओवाद, उससे ये प्रेरित थी। इसमें प्रमुख वर्ग कौन से थे? औद्योगिक मजदूर इसमें प्रमुख वर्ग थे, और चीनी क्रांति में प्रमुख वर्ग थे किसान वर्ग, यानी जो ग्रामीण किसान थे। इन्होंने चीनी क्रांति का क्या किया? नेतृत्व किया और इसको सफल बनाया। अब हम बात करें रूसी और चीनी क्रांति का वैश्विक प्रभाव क्या पड़ा। सबसे पहला प्रभाव पड़ा उपनिवेशवाद पर प्रभाव। इन क्रांतियों ने उपनिवेशों में जागरूकता पैदा कर दी, यानी जो अंग्रेजों के गुलाम बने हुए थे देश, उनमें एक जागरूकता पैदा कर दी कि भाई ये लोग संघर्ष के द्वारा अपनी आज़ादी को प्राप्त कर सकते हैं, तो हम भी अपनी आज़ादी को प्राप्त कर सकते हैं। भारत, वियतनाम, क्यूबा जैसे देशों में समाजवादी विचारधारा फैलती चली जाती है। उपनिवेशों में स्वतंत्रता आंदोलनों को क्या मिलता है? बल मिलता है। तो जो भी अंग्रेजों के उपनिवेश थे वहां पर स्वतंत्रता आंदोलन के प्रेरणा के कारण बनती हैं ये क्रांतियां। और क्या प्रभाव पड़ा इन क्रांतियों का? पूंजीवाद बनाम समाजवाद की प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। रूसी क्रांति के बाद दुनिया में पूंजीवाद यूएसए और समाजवादी यूएसएसआर दो गुट बनते हैं। शीत युद्ध की शुरुआत होती है इसी वैचारिक संघर्ष से होती है, और चीनी क्रांति ने इस संघर्ष को एशिया तक क्या किया? फैला दिया, और समाजवादी विचारधारा जो है वो एशिया में धीरे धीरे क्या करने लग जाती है? फैल जाती है। तो अब साम्यवादी और जो पूंजीवादी विचारधारा थी, इनमें आपस में क्या होना शुरू हो जाता है? संघर्ष होना क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है, और उसी के परिणाम स्वरूप बनता है शीत युद्ध। शीत युद्ध बहुत लंबे समय तक चलता है, और जिसका अंत होता है 1991 में यूएसएसआर के विघटन के बाद। और प्रभाव क्या पड़ता है? अंतरराष्ट्रीय राजनीति में बदलाव हुआ। संयुक्त राष्ट्र यूएनओ की भूमिका बढ़ी, लेकिन दो गुटों का वर्चस्व रहा, एक यूएसए और दूसरा यूएसएसआर। चीन और सोवियत संघ ने तीसरी दुनिया के देशों को सैन्य और आर्थिक सहायता देना क्या कर दिया? शुरू कर दिया, और अपने जो डिफेंस सेक्टर में क्या की? बढ़ोतरी की, और अपनी अर्थव्यवस्था में भी बढ़ोतरी की। चौथा जो प्रभाव पड़ा, शिक्षा और संस्कृति में परिवर्तन हुआ। यूएसएसआर और चीन ने अनिवार्य शिक्षा क्या की? लागू की।
साक्षरता दर में भारी वृद्धि हुई, सबको लिए बाध्य कर दिया गया कि भाई सब पढ़ेंगे, और विज्ञान, तकनीक और खेल के क्षेत्र में क्या हुई, बहुत ज़्यादा प्रगति हुई रूसी क्रांति और चीनी क्रांति के परिणाम स्वरूप। अब यदि हम विचारधारात्मक विश्लेषण करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं मार्क्सवाद की। देखिए, दोनों क्रांतियों की नींव मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत पर आधारित थी। तो यानी कि कौन से सिद्धांत से चीनी क्रांति और रूसी क्रांति प्रेरित थी, तो कार्ल मार्क्स का जो वर्ग संघर्ष सिद्धांत था उस पर यह आधारित थी। शोषक बनाम शोषित की अवधारणा ने राजनीतिक क्रांति का मार्ग क्या किया, प्रशस्त किया। किसने? शोषक बनाम शोषित की अवधारणा ने। दूसरी जो विचारधारा है वह है लेनिन की विचारधारा। लेनिन ने मार्क्सवाद को व्यावहारिक रूप दिया। रूस में श्रमिकों और सैनिकों ने संगठित करके यह रूसी क्रांति जो है वो करवाई, और अंत में उसमें क्या प्राप्त होती है, सफलता प्राप्त होती है। तीसरा है माओवाद। माओवाद, माओ से तुंग ने मार्क्सवाद की चीनी परिस्थितियों के अनुसार बदल दिया, यानी मार्क्स की जो विचारधाराएं थी उनको चीन के अनुसार परिवर्तित कर लिया, और ग्रामीण किसानों को क्रांति का क्या बनाया, केंद्र बिंदु बनाया। चौथी बात करें अंतर के बारे में, तो रूस की क्रांति मजदूर आधारित थी, जबकि चीन की क्रांति कृषक आधारित थी। किसानों ने ये क्रांति शुरू की थी। रूस में क्रांति शहरी केंद्रों से शुरू हुई, जबकि चीन में कहाँ से शुरू होती है, ग्रामीण क्षेत्रों से क्या होती है, ये शुरू होती है। तो ये एक प्रमुख अंतर भी है रूसी क्रांति और चीनी क्रांति में। अब हम निष्कर्ष के रूप में बात करें तो रूसी और चीनी क्रांतियां 20वीं सदी की दो सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाएं थीं। दोनों ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संरचनाओं को पूरी तरह बदल दिया। इन क्रांतियों ने पूरी दुनिया को साम्यवादी विचारधारा से अवगत कराया और उपनिवेशवाद से संघर्षरत देशों को क्या दी, प्रेरणा दी। तो दुनिया में चीनी क्रांति और रूसी क्रांति जो है वो साम्यवाद की विचारधारा के लिए जानी जाती हैं, और कहीं हद तक बहुत सारे उपनिवेश देशों में स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रियता से भाग लेने के लिए, प्रेरणा के लिए भी ये जानी जाती हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमने रूसी क्रांति और चीनी क्रांतियों के बारे में पढ़ा। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी, और जो भी स्टूडेंट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड पेपर की हिस्ट्री विषय से तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। प्लेलिस्ट में जाके आप जो अन्य क्लासेज हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो हमने ले रखी हैं, उनको आप जरूर अध्ययन करें। निश्चित रूप से इन क्लासेस से आपको लाभ होगा। अपनी तैयारी को करते रहो। नमस्कार।